कक्षा 8 भूगोल चैप्टर 3 कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते देखा। किसान ने उन लोगों से कहा वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है, मतलब गेहूं लगाने जा रहा था और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला था, है ना, डाला है। अब उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी से अच्छी कीमत पर बिकेगा, है ना। क्या कहा? कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आया क्या बोला? गुरप्रीत, मधु और टीना 3 लोग हैं, गांव से गुजर रहे थे। वहां एक किसान था जो खेतों को जुताई कर रहा था। किसान ने उन लोगों से कहा, तीनों से, गुरप्रीत, मधु और टीना से, कि वो गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। समझ में आ रहा बात? यानी मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए क्या डाला? खाद डाला है। ठीक है। उस उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे मोटे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्या है कि पौधे से प्रसंस्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। मतलब जब पौधे से बड़े होकर जब उसका उत्पाद करने तक के लिए, रूपांतरित करने के लिए 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। 3 प्रकार की क्रियाएं इसमें होती है। ये 3 कौन कौन सी है? तो पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीय और तृतीय क्रियाएं हैं। ये अलग अलग क्रियाएं में अलग अलग चीजें होती है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो होते हैं सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से प्राथमिक क्रियाओं में होता है। इसमें कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके उदाहरण है। यानी कृषि, मत्स्य और संग्रहण प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात ये द्वितीय क्रियाएं जो है, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़े बुनना, ये आता है द्वितीय क्रियाएं के रूप में। ठीक है। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, उसको कहते हैं हम तृतीय क्रिया। इसमें यातायात आ जाता है, व्यापार आ जाता है, बैंकिंग आ जाते हैं, बीमा और विज्ञापन, ये जो है तृतीय क्रियाएं के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 कृषि। तो कृषि क्या है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, जहां फसल फसलों फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। कृषि में फसल लगाया जाता है, फलों को उगाया जाता है, सब्जियों को उगाया जाता है, फूलों को उगाना होता है, और पशु भी जो है एक कृषि का ही एक साधन है। ठीक है। तो विश्व भर में लगभग कितना है? 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। मतलब विश्व में जो लोग हैं, लगभग 50% से अधिक लोग जो है कृषि में शामिल हैं। और भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी कृषि से ही उनका जीवन यापन चल रहा है। ठीक है। यहाँ समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों से हुई है, एगर या एग्री से हुई है, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर है, जिसका अर्थ होता है कृषि करने से, है ना, कृषि करना, है ना। तो ये इसका एग्रीकल्चर का मतलब होता है। ठीक है। अब आगे ये है कि अनुकूल स्थाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। मतलब एक भूमि होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए और जलवायु होना चाहिए। तो ये जो है कृषि के लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम कृषिगत भूमि कहलाती है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि कहते हैं। ठीक है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारण विद्यमान है। आप इस मैप को देख सकते हो।
मैप में क्या है कि जहां-जहां आपको ये ग्रीन दिख रहा है, ठीक है? ये सारे चीज़ें जहाँ पे ये सब दिख रहा है ये ग्रीन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ये कृषिगत भूमि है। यहाँ पे कृषि आसानी से ये सभी जगह पे होता है, अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है? हमारा भारत जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा भारत, ठीक है? भारत में भी हमारा खेती की कृषि काफ़ी अधिक होती है, ठीक है? तो ये सभी देशें हैं जहाँ पे कृषि अत्यधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में होती है। जानने वाली बात ये है कि एग्रीकल्चर जो कृषि से संबंधित है, कृषि जो करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला इससे संबंधित है। सेरीकल्चर जो रेशम उत्पादन करते हैं उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। पीसीकल्चर किसे कहते हैं तो मत्स्य पालन जो करते हैं उसको पीसीकल्चर कहा जाता है। पीटी कल्चर किसे कहते हैं यानी दात्रा जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है उसको पीटी कल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर में उद्यान कृषि होते हैं, वाणिज्य उद्योग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना इसमें शामिल है। कृषि तंत्र, कृषि तंत्र क्या है तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। कृषि तंत्र जो है एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। इसमें निवेश बीज होते हैं, उर्वरक होता है और मशीनरी और श्रमिक ये होते हैं कृषि तंत्र में। इसमें जुताई, बुआई और सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है? इस तरह के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं, ठीक है? कृषि तंत्र के अकॉर्डिंग ये आता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भूमिगत कृषि की पद्धति है, किस प्रकार से खेती की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये किसान है जो फसल को उत्पादन कर रहा है ना? रसायन है, बीज है, मशीनरी है, प्रक्रम, निर्गत, फसल, है ना? बुआई, जुताई, बुआई और छिड़काव। ये इस तरीके से यहाँ पे खेती की जा रही है। ये जो है भूमिगत कृषि की पद्धति है, यहाँ पे भौतिक मानवीय कृषि है। इसमें भी इसी प्रकार से भौतिक निवेश में आ जाते हैं सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल। ये सभी आ जाते हैं। ये मानवीय निवेश है, इसमें मानव खुद मेहनत करके इसमें फसल को उगाता है। मशीनरी के द्वारा श्रम, भंडारण, रसायन ये सभी चीजें में इसमें आप देख सकते हो। अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पढ़ेंगे कृषि के प्रकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि के प्रकार तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है ना? जा सकी है। इसमें ये है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि, ठीक है? अब निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है बात? बोला है कि निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, यानी पारस्परिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, उसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें सिर्फ परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही सिर्फ इस कृषि को किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि या और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है ना? इसको क्या कहा जा सकता है? तो पुनः गहन कृषि कहा जा सकता है ना? और आदिम निर्वाह कृषि में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है? अब आगे की ओर चलते हैं। दूसरा है गहन कृषि, ठीक है? तो गहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, उसको हम गहन कृषि, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि वह कृषि होता है जिसमें एक किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, उसको हम गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में अधिक फसलें उगाई जा सकती है। एक साल में, एक वर्ष में हम अधिक फसलें इसमें उगा सकते हैं, ठीक है? इसमें गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन इसमें शामिल है, ठीक है दोस्तों? समझ में आ रही है ये बात? अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि
इस तरीके से आप इसे समझते हैं। ठीक है। अब क्या है कि गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में ये प्रचलित है ना। दक्षिण पूर्वी में और पूर्वी एशिया में ये खेती किया जाता है। कौन सी? तो गहन निर्वाह कृषि ये किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दक्षिणी में किया जाता है, दक्षिण पूर्वी में किया जाता है और पूर्वी एशिया में ये किया जाता है। अब आगे है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि यानी आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आगे है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्र, वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वाले क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये प्रचलित है। कौन सा? तो स्थानांतरित कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्र हैं, है ना। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। ठीक है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलें यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना। स्थानांतरित कृषि में मक्का, रतालू, है ना, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। बात समझ में आ गई, है ना। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाती है, यानी स्थानांतरण कर दिया जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ पे एक जगह पे भूमि पे अगर खेती कर लिया तो दूसरे जगह भूमि पे फिर जाकर खेती करते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि को हम कर्दन कृषि, कर्दन एवं दहन कृषि के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना। आगे है चलवासी, चलवासी पशुचारण। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूखंड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः कहाँ? भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ठीक है, पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलवासी पशुचारण आपको समझ में आ गई होगी। अब है वाणिज्य कृषि। आप इधर एक बात देख सकते हो कि स्थानांतरित कृषि जो होते हैं विश्व भर के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूमिंग जो उत्तर पूर्वी भारत में जाना जाता है, मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका में जाना जाता है, रोका ब्राजील में जाना जाता है और लदांग जो है लदांग मलेशिया में जाना जाता है। तो इसको आप याद कर लेंगे, बहुत अच्छा ये टर्म है। ठीक है। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें होती है वाणिज्य अनाज कृषि में। ठीक है। ये लगभग क्या होते हैं कि इसमें उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्य अनाज कृषि प्रमुख क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्र है उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्य अनाज कृषि को किया जाता है। ठीक है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धमान को बाधित करती है और केवल एक ही फसल इसमें उगाई जा सकती है। ठीक है। तो ये हो गया वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। कम से कम आप सारे का नाम याद कर लेंगे, कौन कौन से कृषि कितने प्रकार के हैं। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें
उगाने और पशुधन पालने के लिए ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिश्रित कृषि उसी को कहते हैं, इसमें भोजन और चारे के लिए ही उगाया जाता है, पशु धन पालन के लिए उगाया जाता है मिश्रित कृषि में। यह कहाँ कहाँ, तो यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, पूर्वी दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है मिश्रित कृषि। आगे है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होता है, तो रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र जो है इसके उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मुख्य फसलें। कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल और मक्का, बाजरा मुख्य फसलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, तो गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य फसलें, मुख्य खाद्य फसलें होती हैं। जूट, कपास, रेशे ये जो हैं रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा जो है मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद करना है। अब एक एक करके हम सारे फसलें को समझते हैं। सबसे पहले है चावल। चावल आप देखते ही होंगे, चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के का मुख्य आहार है। ठीक है दोस्तों, चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल उगाने के लिए हमको काफी वर्षा पानी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी में, जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, उसी में होता है। वैसा मिट्टी होगा जो जल को रोक सके, उस मिट्टी में ये चावल को उगाया जाता है। ठीक है, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। चीन है, चीन जो है चावल उत्पादन में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा चावल जो उपजाता है वो चीन उपजाता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र भी इसमें शामिल है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक ठीक है दोस्तों, तो अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बंगाल में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती है। जहाँ पे अनुकूल अच्छा वातावरण अच्छा है, तो वहां पे साल भर में 2 से 3 फसलें भी उगाई जा सकती है। इसको गेहूं, गेहूं तो गेहूं वर्धमान काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सहस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय धूप तेज होती है, उस टाइम इसको लगाया जाता है और काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो गेहूं है, गेहूं को लगाने का जो मौसम है, इसमें जो मध्यम का तापमान, जब मीडियम तापमान रहता है तब इसको लगाते हैं, और जब थोड़ा गर्मी की जब हो जाती है तब फसलों को हम काटते हैं। का जो है ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से गेहूं को उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारत में कब उगाया जाता है, तो भारत में ये गेहूं को शीत ऋतु में उगाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। मिलेट, मिलेट किसे कहते हैं, तो मिलेट जो होता है ये मोटे अनाजों के रूप में जाने जाते हैं, और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में इसको उगाया जाता है ना। ऐसी फसल जिसे कम वर्षा और उच्च मध्यम ताप तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता इसको होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके उत्पादक अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं मक्का। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, तो हमको फास्ट इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि आप सभी चीजें, सभी टर्म को आप समझ सको। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे
सुअपवाहिक उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा और भारत, मेक्सिको में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो उत्तर अमेरिका में उगाया जाता है, ब्राजील में उगाया जाता है, चीन में उगाते हैं, रूस में उगाया जाता है, कनाडा, भारत में उगाया जाता है और मैक्सिको में इसको मक्का को उगाया जाता है ना। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजातियां भी पाई जाती है। अब समझते हैं कपास के बारे में। तो कपास क्या होता है? इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है कपास के उत्पादन के लिए। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कपास है वो कहाँ उगाया जाता है? तो काली और जलोढ़ मिट्टी में ये उगाया जाता है। इसका सर्वोत्तम यही यही इसमें उपज सकता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र में कपास अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र को बनाने के लिए ये कपास बहुत जरूरी है। पटसन पटसन की खेती को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। कौन से? तो सुनहरा रेशा के रूप में भी पटसन को जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा और अच्छे ढंग से विकसित होता है। जलोढ़ मृदा में और अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी होती है उस तरीके इलाके में ये पटसन होता है। ये भारत और बांग्लादेश क्या है जो पटसन के लिए है सबसे आगे है। कॉफी कॉफी के लिए बहुत अच्छा बात है। कॉफी आप पीते ही हैं और ये बहुत अच्छा टर्म है। कॉफी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कौन सी? तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है कॉफी उगाने के लिए। इस फसल की वृद्धि पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। जहाँ पे पर्वत जो ढाल होते हैं वहां पे ये अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। कहाँ कहाँ? तो ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी है। एक बात यहाँ आप समझ लीजिए कि कॉफी के पौधे की खोज किसने किया था? तो कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। लगभग 1850 में काल्दी नामक एक अरब वासी था। उन्होंने ही सबसे पहले इस पौधे को खोजा था। जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों की देखकर परेशान था और एक दिन उसने भी सदा रहित पौधे की फलियां को चक्कर देखा जिसे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चलिए अब आगे समझते हैं। चाय चाय ठीक है। चाय चाय मतलब मैं बेच नहीं रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ठीक है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों? तो पत्तियां को चुनने के लिए। अब आगे है कृषि का विकास। कृषि का विकास हम पढ़ेंगे कि कृषि का विकास कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों। तो कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या को मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों से है। मतलब क्या है कि जब कृषि का विकास इसलिए हुआ क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इसके लिए कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके भी कृषि को हम आगे बढ़ाएं। कृषि का मशीनीकरण कृषि के विकास का एक अन्य पहलू भी है कि इस प्रकार से मशीनीकरण आगे बढ़ा है कि अब देख ही सकते हो कि कितना मशीनीकरण हुआ है, जिससे अब खेतों में जो पहले बैलों से किया जाता था, आज हम ट्रैक्टरों या फिर अन्य गाड़ियों से हम उसको करते हैं। ठीक है दोस्तों।
कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, ठीक है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जो विकासशील देश है, कौन से विकासशील देश है? तो हमारा भारत जो है एक विकासशील देश है। यहाँ गहन कृषि करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं? गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी खेतों पर सामान्य जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाते हैं। यहाँ पे लोग सिर्फ फसल को इसलिए उगा पाते हैं ताकि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, अपना जीवन चला सके, ठीक है। वाणिज्य जोतें जो बड़ी जो जोतें होते हैं उसको वाणिज्य कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। जो वाणिज्य बड़ी जोतें होती है क्या होती है? वाणिज्य कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब यहाँ पे जो होते हैं ये विकसित देश है जहाँ पे वाणिज्य कृषि होते हैं और यहाँ पे कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। बड़ी जोतें यहाँ पे होती है, बड़े-बड़े खेतें यहाँ पे बड़े-बड़े लोग करते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे समझना है। भारत का एक फॉर्म है ना, भारत का एक फॉर्म समझना है। तो आप इसको आराम से पढ़ के समझ सकते हो। ये मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप इसको खुद पढ़कर समझ सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे एक विकसित देश है और हमारा जो एक भारत है वो हमारा विकासशील देश है। दोनों में अंतर बहुत है। एक है कि भारत जो है एक जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाती है और यहाँ पे वाणिज्य कृषि के लिए उगाता है ना, जो अमेरिका या फिर कनाडा ये सब देश है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इसको पढ़ करके आप अच्छे से समझ सकते हो। इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, आप इसे आराम से पढ़ करके समझ सकते हो। तो साथियों अब हम इसको अगले वीडियो में मैं इन प्रश्नों का उत्तर कर दूंगा, तो बहुत ही सरल और बहुत ही सही सटीक होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।